नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं ब्रॉड व्यू ऑफ म्यूचुअल फंड का ऑपरेशन, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसका म्यूचुअल कैसे ऑपरेट करता है उसका नॉलेज होना एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बेहद ज़रूरी है। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। तो म्यूचुअल फंड कैसे करता है उसका हम आज डिटेल जानेंगे। ये जो पर्टिकुलर चार्ट है ये पूरा म्यूचुअल फंड का ऑपरेशन दिखा देता है कि सबसे पहले जो इन्वेस्टर, विदाउट इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड का कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहता। तो इन्वेस्टर जो आता है, अगर हम नए फंड की बात करें तो नया फंड जब आता है तो सबसे पहले इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और वो इन्वेस्ट करता है, वो पैसा कहाँ जाता है, तो वो एक लाखों इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं ना, कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है, और उनका पैसा जाता है एक पूल जिसको बोलते हैं। और वो उसमें मतलब इकट्ठा एक जगह पे होता है, एक अकाउंट में ये फंड इकट्ठा होता है। और ये उसके बाद जब पूरा फंड का आईपीओ जब क्लोज हो जाता है उसके बाद फंड मैनेजर की बारी आती है। तो वो फंड का जो थीम होता है या जो उसके रूल्स रेगुलेशन जो एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू के टाइम जो भी डिक्लेयर किया जाता है, वो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से फंड मैनेजर का फर्ज होता है कि सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। अगर कोई डेब्ट फंड है और डेब्ट फंड में बॉन्ड फंड है तो वो अलग अलग ट्रिपल ए या डबल ए जो भी एज पर डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी वाले बॉन्ड, अलग अलग कंपनी के बॉन्ड में ये फंड इन्वेस्ट किया जाएगा। और जिस पर्पज से फंड लॉन्च किया जाएगा उस हिसाब से अलग अलग सिक्योरिटीज में फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा। और मैक्सिमाइज रिटर्न करने के लिए उसका एनालिसिस किया जाएगा। जैसे स्टॉक मार्केट है, अगर लार्ज कैप कोई फंड लॉन्च किया जाता है तो लार्ज कैप स्टॉक्स जो है, जो आज की तारीख में जो फर्स्ट 100 कंपनीज है कैपिटल वाइज, तो उसको लार्ज कैप बोला जाता है, तो उसमें इन्वेस्ट होगा, ठीक है। और उसका वेटेज अलग अलग फंड मैनेजर अलग तरीके से वेटेज दे सकते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद जो बारी आती है जनरेट द रिटर्न जो भी जनरेट होगा। और वो रिटर्न जनरेट होने के बाद जो भी फंड एएमसी का चार्ज होगा वो डिडक्ट होने के बाद जो भी रिटर्न आएगा वो एनएवी में रिफ्लेक्ट होगा। एनएवी क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो यूनिट पर यूनिट आपको अलॉटमेंट किया जाता है। पर यूनिट का जो प्राइस होता है वो एनएवी होता है, लेकिन डिटेल में हम आगे की 2 स्लाइड में हम देखेंगे। तो इस तरह से वो रिटर्न इन्वेस्टर को पास ऑन किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है म्यूचुअल फंड ऑपरेशन का, वो हम डिटेल में ये वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, म्यूचुअल फंड जो पहला तरीका होता है कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट तो किया। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है कि जैसे पर यूनिट जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपया है। पहले सालों पहले उसकी पर यूनिट जो फेस वैल्यू होती थी वो 100 रुपीज़ होती थी, लेकिन आज तारीख में पर यूनिट जो जब नया फंड लॉन्च होता है तो पर यूनिट जो प्राइस होता है वो 10 रुपीज़ होता है, ठीक है। जैसे मैंने 1000 रुपीज़ अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे कितना यूनिट मिलेंगे, 100 यूनिट मिलेंगे। 1000 अपॉन 10, तो 100 यूनिट मेरे को अलॉट किए जाएंगे। अभी ये जो यूनिट अलॉट किए जाएंगे उसमें जो रिटर्न आएगा उसका इफेक्ट क्या कैसे आएगा। पहला तो ये चीज है कि पॉसिबिलिटी क्या है, ये यूनिट का जो प्राइस है 10 रुपीज़ है, उसमें रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो पहला ये है कि इंटरेस्ट इनकम आएगा, क्योंकि कहीं पे भी फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा तो उसको
डेब्ट मार्केट होगा तो इंटरेस्ट आएगा, अगर स्टॉक मार्केट होगा तो डिविडेंड आएगा, राइट। तो डिविडेंड इनकम आएगी, इंटरेस्ट इनकम आएगी, कैपिटल गेन होगा। अगर मैंने 10 शेयर फंड मैनेजर ने मार्केट में लिए, 10 में से 6 शेयर समझो ऊपर चढ़े और 2 शेयर जो है उसका प्राइस चेंज नहीं हुआ, बाकी के 2 के थोड़े बहुत डाउन हुए, ओवरऑल उसको गेन हुआ। मान लो 1000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 100 रुपये का गेन हुआ, तो वो उसको बोला जाएगा कैपिटल गेन। जो प्राइस की का उतार चढ़ाव से जो गेन होता है उसको कैपिटल गेन बोला जाता है, और प्राइस के उतार चढ़ाव से अगर लॉस होता है तो उसको कैपिटल लॉस बोला जाता है, ठीक है। तो रियलाइज कैपिटल गेन एक ये भी प्रोबेबिलिटी है। वैल्यूएशन गेन, वैल्यूएशन गेन वो है जो कि ऑन पेपर जो वैल्यूएशन गेन होता है उसको जो कि रियलाइज नहीं हुआ। मतलब अगर आपका शेयर 100 रुपये का 110 हुआ और अगर आपने बेचा नहीं तो वैल्यूएशन गेन हुआ, लेकिन ऑन पेपर हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे कैपिटल गेन होता है वैसे ही कैपिटल लॉस भी होता है। और जनरली फंड मैनेजर जो इन्वेस्ट करते हैं वो स्टॉप लॉस लगा के इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जैसे कोई शेयर का प्राइस 100 रुपीज है और 95 होगा, स्टॉप लॉस मेरा 95 है फंड मैनेजर का, तो 95 पे निकल जाएगा, तो 5 रुपए का कैपिटल लॉस भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये भी रहती है कि कैपिटल लॉस हो जाए, ठीक है। डेब्ट मार्केट में जनरली जो इंटरेस्ट इनकम रहता है और फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा नहीं रहता, और डेब्ट मार्केट में जनरली लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है। स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस लगा के और शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट किया जाता है। और डेब्ट मार्केट में अगर शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ही होता है, लेकिन वो ऐसा होता है कि जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, तो उसमें ये होता है कि विद इन 90 डेज वो सिक्योरिटी मैच्योर होने वाली हो, ठीक है। तो वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूएशन लॉस भी हो सकता है। और स्कीम एक्सपेंसेस जनरली क्या होता है, फंड मैनेजर्स के जो सैलरी होते हैं वो मेजर होता है। जो एम्प्लॉई जो आपका फंड मैनेज करते हैं, रिसर्च टीम लगी हुई होती है, उनका जो एक्सपेंस होता है, सैलरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस आर काउंटेड एज अ स्कीम एक्सपेंस, ओके। इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है और जब वो वही चीज वही फंड से निकल के दूसरे फंड में या फिर वो लिक्विड कर देता है अपने इन्वेस्टमेंट को, तो ये टाइम होराइजन के दरमियान जो भी उसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है वो उसके इनकम टैक्स में एज ए कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस दिखाना पड़ता है, और उसके टाइम होराइजन के हिसाब से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। अगर कैपिटल लॉस है तो वो कैरी फॉरवर्ड भी मिलता है। वो टैक्स का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उस वक्त हम डिटेल में जानेंगे। नेट एसेट वैल्यू जो मैंने अगली स्लाइड में जो मैंने आपको बताया कि एज पर लॉ फेस वैल्यू 10 रुपये की है, ठीक है। तो 10 रुपये की फेस वैल्यू जब भी कोई नया फंड बाहर आता है, लॉन्च होता है, तो उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपीज़ की होती है। अभी यहाँ पे वो 10 रुपीज़ है, वो पर यूनिट NAV, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट बोला जाता है, ठीक है। तो NAV का काफ़ी इंपॉर्टेंस है और ये एग्जाम में काफ़ी इसका वेटेज रहता है, और ये इसमें से ये स्लाइड में से एक आध क्वेश्चन जरूर आता है। तो NAV वैल्यूएशन कैसे होती है, यहाँ पे हम ये जानेंगे। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का फंड है, हम छोटी अमाउंट लेते हैं जिससे कि समझ में आए। तो फेस वैल्यू उसका 10 रुपीज़ है, तो
10,000 यूनिट्स वो स्कीम में रहेंगे और 10,000 अलग अलग इन्वेस्टर के पास 10,000 यूनिट अलग अलग इन्वेस्टर के पास रहेंगे, किसके पास 100 रहेंगे, किसके पास 1000 रहेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रहेंगे। अभी ये पूरा जो फंड होता है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है। अगर हम स्टॉक मार्केट का बात करते हैं कि इक्विटी ओरिएंटेड ये फंड है, तो ये फंड इक्विटी में इन्वेस्ट हुआ और उसमें प्राइस एप्रिसिएशन हुआ, मतलब उसके जो काफ़ी सारे शेयर्स थे, जो पूरा पोर्टफोलियो बनेगा 1 लाख रुपीज़ का, 1 लाख रुपीज़ में जैसे 25 स्क्रिप्ट ली जाती है और उसमें से 20 स्क्रिप्ट ने अच्छा खासा परफॉर्म किया। आफ्टर 1 ईयर ये पूरा पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन आप समझ लीजिए कि 1,20,000 हो गई। ठीक है, तो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, आफ्टर 1 ईयर 1,20,000 ये पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई। तो एनएवी यहाँ पे काम आता है, क्योंकि एनएवी मतलब फंड वैल्यू माइनस लायबिलिटीज फॉर दैट पर्टिकुलर स्कीम। लायबिलिटीज क्या होती है? अगर कोई सैलरी पे नहीं किया है या कोई ऐसे एक्सपेंसेस है स्कीम रिलेटेड, तो वो लायबिलिटीज होती है। तो 1,20,000 माइनस जो भी लायबिलिटीज मान लीजिए कि 10,000 रुपये की लायबिलिटीज है, तो 10,000 1,20,000 में से निकल जाएंगे, तो बचे 1,10,000 और यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट तो चेंज होने वाले नहीं है, तो अपन 10,000। ठीक है, तो 10,000 से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो एनएवी का वैल्यू होगा 11 रुपये। जो पहले 10 रुपये था, अभी 11 रुपये। दैट मीन्स ये साल में 10% का आपके वेल्थ में, मतलब इन्वेस्टमेंट जो जिसने भी किया है, तो इन्वेस्टर के वेल्थ में 10% का बढ़ोतरी, अप्रिसिएशन हुआ है। इस तरह से एनएवी काम करती है। अगर ज्यादा होगा 1,10,000 या 1,20,000 की जगह पे 1,50,000 अगर अप्रिशिएट कर गया फंड और लायबिलिटीज 10,000 ही रही, तो वहां पे एनएवी का वैल्यू 14 रुपये हो जाएगा। मतलब दैट मीन्स अगर परसेंटेज में गिना जाए तो 40% का एनएवी ग्रो कर गया। इस तरह से एनएवी के बेस पे इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलता है। ठीक है, मार्क टू मार्केट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्क टू मार्केट, एनएवी का वैल्यूएशन एवरी डे, मार्केट चलने के बाद, मार्केट जब भी चलता है तब हर रोज एनएवी का वैल्यू निकलता है। क्लोजिंग बेस पे ये निकलता है, मतलब जब भी सिक्योरिटी पूरे दिन ट्रेड होती है और क्लोजिंग जो प्राइस होती है, जैसे हमारे एग्जांपल में 25 कंपनीज के शेयर लिए गए हैं, 25 कंपनीज के जो भी शेयर का क्लोजिंग वैल्यू होगा उस हिसाब से उस दिन का फंड वैल्यू निकलेगा और अपॉन यूनिट तो वही, नंबर ऑफ यूनिट तो वही रहेंगे, तो उस हिसाब से एनएवी निकलेगी उस दिन की। इस तरह से एवरी डे एनएवी चेंज होती रहती है और उसको ही बोलते हैं, एवरी डे का जो सिक्योरिटी प्राइस होता है उसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट। मार्केट वैल्यू आज की तारीख में मेरी स्कीम का कितना है, एट द सेम टाइम अगर पर यूनिट गिना जाए तो एनएवी इज अ मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑन डेली बेसिस। आने वाले सभी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन।